अध्यक्ष महोदय, मैं 24 साल पत्रकार था और 24 साल खबरों के पीछे दौड़ता था। एक दिन सोचा कि कब तक दौड़ोगे खबरों के पीछे, खुद खबर बन जाओ, तो राजनीति के अंदर आ गया। द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 आपने लेकर आए हैं। मंत्री जी, आपने अपने शुरुआती कमेंट्स के अंदर ये कहा कि हमने सभी राज्यों से बात की है, लेकिन जिनके लिए ये बिल लाया जा रहा है, क्या आपने उनके साथ चर्चा की है? और अगर की है तो उन्होंने इस बिल के बारे में क्या कहा है? यहाँ पे तो हम कहेंगे कि आप जो भी ला रहे हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, चंगा चल रहा है, लेकिन जिसके लिए लाया जा रहा है उन्होंने इस बिल के बारे में क्या कहा? यानी कि द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जो ये न्यूज़पेपर्स को चलाते हैं, उनके एडिटर्स हैं, उन्होंने इस बिल के बारे में कहा, द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हैज़ एक्सप्रेस्ड कंसर्न over the draconian provisions of the Press and Regulation and Registration of Periodicals Bill 2023 that can have an adverse impact on freedom of the press. आगे उन्होंने ये कहा है, it said the law on this issue should be more respectful of press freedom and should avoid granting vast powers to regulatory authorities to either interfere or shut down the press at their whims and fancies. अध्यक्ष महोदय, ये बिल को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कम है, रेगुलेशन कैसा किया जा सकता है, इनको भी अपने हाथों में कंट्रोल कैसा लाया जा सकता है, ये इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये जो बिल है उसका इंट्रोडक्शन, मंत्री जी, इसका जो इंट्रोडक्शन है, मैं चाहूंगा कि वो एक मर्तबा आप गौर से पढ़े, आप भी सुने। इन द डेफिनेशन सेक्शन, द टर्म स्पेसिफाइड अथॉरिटी गिव्स पावर्स टू गवर्नमेंट एजेंसीज बियॉन्ड द प्रेस रजिस्ट्रार टू कंडक्ट द फंक्शंस ऑफ द रजिस्ट्रार। यानी कि प्रेस रजिस्ट्रार, जिसकी मौलिक जिम्मेदारी है कि इसको पूरा कंट्रोल करना, इस नए बिल के अंदर आपने प्रेस रजिस्ट्रार के अलावा स्पेसिफाइड अथॉरिटी को भी ये पावर्स दे दिए हैं। यानी कि स्पेसिफाइड अथॉरिटी कोई भी हो सकती है, पुलिस भी हो सकती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी हो सकता है। आप उनको ये इख्तियार दे रहे हैं कि तुम किसी भी अखबार के ऑफिस में जा सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं। अगर प्रेस रजिस्ट्रार की ये जिम्मेदारी अगर वो नहीं निभा रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम पुलिस को यह इख्तियार दे दें कि वो न्यूज़पेपर्स के अंदर, ऑफिस के अंदर जाए और चेक करे कि तुम्हारी कितनी कॉपीज निकल रही है करके? ये इसका खुलासा आपको हम भी चाहते हैं, एडिटर्स गिल्ड ने भी ये मांग की है कि इसके ऊपर आप एक खुलासा करें। सेक्शन 4(1) एंड 11(4) allow the registrar to deny the right to bring out a periodical and cancel the certificate of registration of a periodical to persons convicted of terrorist act or unlawful activity for having done anything against the security of the state. मंत्री जी, आज यूएपीए ड्रैकोनियन कानून का कैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, कल ही देश के गृह मंत्री ने, अब इसको और आईपीसी के अंदर में हम कैसा लोगों के ऊपर कैसा कानून का दबाव लेकर आ सकते हैं, जिस लिबर्टी के साथ, जिस लिबरल तरीके के साथ आज इस कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आपके खिलाफ बोलते हैं। अगर कल किसी अखबार ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर कुछ लिखता है, आपकी लाइन टो नहीं करता है, आपको फॉलो नहीं करता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप उसके ऊपर वो ड्रैकोनियन कानून का इस्तेमाल करते हुए आप उसके ऊपर एक्शन ले लें? इसके ऊपर भी हम खुलासा करना चाहेंगे। वरना वैसे भी आज इस देश के अंदर क्या पत्रकारों के ऊपर सेडिशन का कानून नहीं लगाया जा रहा है? कितने पत्रकारों के ऊपर आप सेडिशन का कानून लगा रहे हैं? मैं एक और चिंताजनक जो सेक्शन है, सेक्शन 6(b), which gives power to the press registrar as well as other specified authority to enter the premises of a periodical to inspect
or take copies of the relevant records or documents or ask any question necessary for obtaining any information required to be furnished. मेरा फिर से आपसे ये सवाल है, आपका क्या मतलब है जब आप ये कहते हैं कि स्पेसिफाइड अथॉरिटी अपार्ट फ्रॉम द प्रेस रजिस्ट्रार? कल कोई भी सरकारी अधिकारी, क्या डीएम को आप ये इख्तियार दे डालेंगे? क्या कलेक्टर को आप ये इख्तियार दे डालेंगे कि जा किसी पत्रकार के ऑफिस के अंदर जाओ, तुम्हारे खिलाफ लिख रहा है, पूरे डॉक्यूमेंट्स देखो, चेक करो बराबर से प्रिंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कॉपीज मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आप क्यों लाना चाहते हैं, जबकि प्रेस रजिस्ट्रार की ये पूरी मौलिक जिम्मेदारी है कि उसको वो अच्छी तरीके से निभाए। मैं मंत्री जी आपको एक बात कहना चाहता हूं कि कोविड आया, कोविड के अंदर कई सारे लोगों की जान गई, और आज भी मैं ये मानकर चलता हूं कि इस देश के अंदर हर मरने वाला इंसान कोविड से नहीं मरा था। हमारी मेडिकल फैसिलिटीज कितनी खराब थी, इसकी वजह से मरा था, वो एक अलग मुद्दा है, उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चोट अगर कोविड के बाद किसी के ऊपर हुई तो वो अखबारों के ऊपर हुई। सर्कुलेशन घट गया तो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू घट गया। अब ऐसे हालात के अंदर यह आपकी और सरकार की जिम्मेदारी थी कि उन अखबारों को जिंदा कैसा रखा जाए। तो आपने क्या किया कि डीएवीपी का जो बजट 800 करोड़ रुपए का था उसको 160 करोड़ रुपए के ऊपर लेकर आ गए। और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी का हुआ है तो उर्दू भाषिक जो अखबार निकलते थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। मैं तो चाहूंगा कि आप ये आंकड़ा ये बताए देश को कि कोविड के बाद कितने अखबार, कितने रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर, चाहे वो मराठी के अखबार हो सकते हैं, चाहे वो उर्दू के अखबार हो सकते हैं, या कन्नड़ा, तेलुगु, कोई भी भाषा के जो अखबार थे, कितने अखबार बंद हो चुके हैं। और ये दुनिया भर में हुआ, लेकिन दूसरे कंट्रीज ने अपने अखबारों को जिंदा रखने के लिए उन्होंने अपना पैकेज दिया, एडवर्टाइजमेंट्स का उनको ये बजट उनको बढ़ाकर दिया है। हमने उल्टा बजट हमने घटा दिए है। दूसरी बात यह है कि अगर ये रीजनल लैंग्वेजेस खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो आपकी जो सरकारी स्कीम्स है कि हम अगर जीत कर आ गए मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर तो इम्तियाज जलील महाराष्ट्र के अंदर 1120 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर लेगा, लेकिन मोदी की गारंटी राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर है कि अगर हम जीत कर आ गए तो हम 450 रुपए में देंगे। ये लोगों तक आपको पहुंचाना पड़ेगा, और वो रीजनल लैंग्वेजेस के जरिए ही। अगर रीजनल लैंग्वेजेस के वर्नाकुलर डेलीज अगर खत्म हो गए, बंद हो गए, तो आप सरकारी स्कीम्स वहां पर कैसे पहुंचा सकते हैं? इसके अंदर पब्लिशर और प्रिंटर का भी जिक्र किया गया है। मंत्री जी एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय आप सुनिए, मेरे औरंगाबाद शहर के अंदर एक लड़की पिछले कई सालों से रिसर्च कर रही थी, पीएचडी के लिए वो रिसर्च करी, उसको पीएचडी मिल गया। जो उसकी थेसिस थी वो थेसिस किसी ने चुरा ली, उसकी बुक बनाई, ना उस बुक के ऊपर ना पब्लिशर का नाम है ना प्रिंटर का नाम है। और आप हैरान होंगे, ये बुक मेहनत बेचारी उस बच्ची ने की, और वो बुक पूरे दुनिया के जितने भी इंटरनेशनल लेवल के बुक स्टोर्स है, जिसके अंदर अमेज़न है, वॉलमार्ट है, ईबे है, वर्ड टू वर्ड उस बच्ची का थीसिस कॉपी करके उन्होंने एक किताब बनाए। उस किताब के अंदर ना पब्लिशर का नाम है ना प्रिंटर का नाम है, और ये बुक 5,000 रुपये से 10,000 रुपये आज भी वेबसाइट के अंदर। वो बच्ची बेचारी जब पुलिस के पास गई, कॉलेज में गई, यूनिवर्सिटी में गई कि ये मेरी मेहनत है, एक एक वर्ड टू वर्ड पूरा कॉपी करके, तो पुलिस को खुद नहीं पता है कि हम वॉलमार्ट तक कैसा पहुंचे, हम अमेज़न तक कैसा पहुंचे। तो इसके बारे में ये जो कॉपी राइट जो है, वो कॉपीराइट अगर कोई पब्लिशर ऐसे ही कर देगा, बेचारी बच्ची का मेहनत यहां से खत्म हो जाएगी। दूसरा ये है, मैंने जैसा आपको ये बताया है, अभी एक साहब ने कहा कि कुछ अखबार जो है वो संसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं भी पत्रकार था, लेकिन पहले हमारे संसद सदस्यों ने भी ये सोचना चाहिए कि संसद के अंदर क्या हम संसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, ये भी आपने बताना चाहिए। इस बिल के अंदर मैं मंत्री जी आपसे पूछना चाहूँगा, ये इसके बारे में क्यों नहीं जिक्र किया गया है कि आज हम जो डिजिटल मीडिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अगर इसको कॉम्प्रिहेंसिव बिल अगर लेकर आना है तो आप इसके अंदर जो आज यूट्यूब चैनल्स, अध्यक्ष महोदय आपके भी शहर के अंदर कितने सारे यूट्यूब चैनल शुरू हो गए होंगे करके, अखबारों से ज़्यादा अब हम
व्हाट्सएप के ऊपर देख लेते हैं कि क्या खबर आई, किसी को इंटरव्यू देने का है तो हम, लेकिन क्या इसको हम रेगुलेट कर पाए हैं? कौन ले रहा है इसकी जिम्मेदारी? क्या कोई रेगुलेशन है इसके लिए? कोई रेगुलेशन नहीं है। कोई भी उठता है, आता है कि कल के दिन मैं है तो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूं, स्टार्ट कर देता है। आप इसको भी इस बिल के अंदर अगर लेकर आते तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होता। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा मंत्री जी, महाराष्ट्र ने तकरीबन 20,098 पब्लिकेशंस है, जिसमें तकरीबन 7,000 महाराष्ट्र के अंदर उर्दू अखबार है। और ये अगर अखबारों को अगर जिंदा रखना है तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपकी सोच जो है वो उर्दू के ताल्लुक से, अध्यक्ष महोदय, ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस देश के अंदर हमने ज़बानों को भी मजहबों के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। और हम ये समझते हैं कितने ऐसे सदस्य होंगे जो पुराने 60, 70, 80 साल के, कि जो उर्दू में पढ़े हैं, उर्दू लिखते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज उर्दू को एक मजहब के साथ जोड़ दिया गया है। इसलिए मंत्री जी, एक शायर है, उस शायर ने उर्दू के ताल्लुक से और अखबारों की क्या हालत हो रही है, उर्दू की क्या हालत हो रही है, इकबाल अशर नाम के एक शायर ने इस पूरी जबान को किस तरीके से आज दरकिनार कर दिया गया है। एक 4 लाइन है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इकबाल अशर नाम का शायर है मंत्री जी, सुनिए गौर से। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना। तासुब मतलब भेदभाव। क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना, अपने ही वतन में हूं मगर आज अकेली। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। अध्यक्ष महोदय, इन जबानों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी, अखबारों को जिंदा रखने की जिम्मेदारी आपकी है। ये बिल मैं समझता हूं कि प्रेस फ्रीडम की आज़ादी को कुचलने का, ख़त्म करने का एक ज़रिया है। आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अपने कब्जे में ले लिए हैं। मीडिया भी तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया वो आपके हाथों में आ चुका है। जो बचे कुचे हैं उनको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ये बिल उसकी तरफ जा रहा है। और ये मैं अकेले नहीं कह रहा हूं, आप ये मत कहिएगा कि मैं विपक्ष के अंदर खड़ा हुआ हूं। तो मेरी ये राय है, जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, जो रिप्रेजेंट करता है हिंदुस्तान के हर बड़े छोटे अखबार को, उनके अगर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया अगर आपको ये कहता है कि ये प्रेस फ्रीडम के ऊपर ये एक हमला है ये बिल का, उन्होंने ये मांग की है, मैं भी ये मांग करता हूं मंत्री जी आपसे कि पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी के सामने इस बिल को भिजाया जाए, ताकि इस मीडिया की आज़ादी को पिछले 75 सालों से हमने जिंदा रखे थे, आगे भी ये जिंदा रहे, यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।